नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं यूपीटीजीटी की साइंस, स्पेशली फिजिक्स। और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं काइनेमेटिक्स के पीछे के चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी यूनिट, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब जो मैंने कल वाले कुल 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, आप में से किसी एक सिंगल बच्चे का उसमें जो है कमेंट नहीं आया है, तो जाहिर है कि आप में से कोई भी बच्चा उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाया है, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है मामला, लेकिन मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इसका ये, चलो फिर से ही बना दूं क्या, ये सर्कुलर पाथ है और इसका ये सेंटर है। तो 3 धागे थे, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 धागे थे, इनके बीच में एंगल थीटा था। ठीक है, ये थीटा 1 पे, थीटा 2 पे ऐसे था, तो ये थीटा मान लो, इसे थीटा 1 मान लेते हैं, इसी से, यहीं से। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो 3 बीड्स हैं, जो मोती हैं, तीनों को एक साथ यहां से छोड़ा गया है, तो नीचे यानी सरकमफ्रेंस पे टच करने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, यानी कौन सा वाला जो मोती है वो सबसे पहले सरकमफ्रेंस को टच करेगा। तो इसे नाम दे देते हैं 1, इसे दे देते हैं 2, इसे दे देते हैं 3। तो 1 वाला पहले टच करेगा, ये 2 वाला टच करेगा, ये 3 वाला टच करेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसका जो जी लग रहा है वो तो सीधे सीधे नीचे की तरफ लग रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें निकालना क्या क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज पता चल जाए ताकि हम निकाल लें। तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऊपर से छोड़े जा रहे हैं, तो u इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ऊपर से छोड़ रहे हैं। s की जगह यहाँ पे क्या है, r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, r इक्वल टू ut, u तो 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म खत्म, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2r/g, यानी हमें चाहिए r की वैल्यू और g की वैल्यू। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधे सीधे मिल गई, यहाँ पे तो r/g मिल गया। ठीक है, यहाँ पे तो r/g मिल गया। अब इस वाले के लिए r की और g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो r कैसे निकालेंगे, यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये इसके लिए r हो गई। ठीक है, तो पहले ये वाली डिस्टेंस निकालो। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो कैसे निकलेगी। वैसे आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आप कंपोनेंट तोड़ना जानते हैं तो, देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो बिल्कुल सिंपल वाला तरीका जो हम हमेशा से करते आए हैं, क्या, इस वाले ट्राइंगल में, यानी यहाँ पे O है, ट्राइंगल OAB में लगाइए cos थीटा, इन ट्राइंगल OAB लगाइए cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ये यहां से ये यहां तक, ये हो गया R, तो AB कितना आ गया, AB इक्वल टू R cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसे ऐसे निकाल सकते थे कि इसका इस डायरेक्शन में cos थीटा और दूसरी डायरेक्शन में sin थीटा, समझ गए ना, डायरेक्ट कंपोनेंट भी तो निकाल सकते थे यहां से 90 डिग्री पे। अच्छा, ए भी आ गया, यानी r की वैल्यू आ गई। अब हमें g की वैल्यू और चाहिए, तो g के कंपोनेंट कैसे टूटेंगे, देखो इसे थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं, वहां थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, तो देखो ये इस तरीके से जा रहा है, केवल मैंने ये वाला ले लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यहां पे इसका सेंटर है, तो यहां पे बीड्स जब होगा तो उसका मास नीचे की तरफ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा, तो जी इस तरफ काम कर रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर एंगल थीटा था तो यहां पे भी एंगल थीटा हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, जो एंगल यहां था वही थीटा यहां हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में। एंगल के साथ क्या जाता है, cos थीटा, और एंगल से दूसरी तरफ क्या जाता है, sin थीटा। तो g cos थीटा इस तरफ, g sin थीटा इस तरफ।
तो मतलब ये हो गया इस तरफ जो g लगेगा वो लगेगा g cos थीटा। हमें दो ही चीज चाहिए थी, g चाहिए थी और r। वैल्यू पुट कर दो। t इक्वल टू ये है t2, t1 तो ये निकल ही आया है, यहां कर लो। t1 की वैल्यू तो सीधे सीधे निकल आई। अब हम निकाल रहे हैं t2 की वैल्यू। t2 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2, r की जगह क्या लिखेंगे r cos थीटा, और g की जगह क्या लिखेंगे g cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, t2 इक्वल टू अंडर रूट 2r बाई g। देखो t1 और t2 इक्वल हो गए। यही सेम प्रोसेस जब हम तीसरे के लिए करेंगे तो उसकी भी यही वैल्यू आएगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर वो इसका इस तरफ कंपोनेंट टूटेगा cos थीटा, फिर g की वैल्यू g cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2r बाई g, यानी तीनों की ही वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 2r बाई जी, अंडर रूट 2r बाई जी, अंडर रूट 2r बाई जी। t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, यानी यहां पहुंचने का टाइम t1 t2 t3 था, तो यहां पे भी ये इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया जब किसी सर्कुलर रिंग पे अगर धागों को बांध दिया जाए और उसमें से 3 मोतियों को एक साथ छोड़ा जाए तो वो तीनों के तीनों मोती सरकमफ्रेंस पे एक टाइम पे पहुंचते हैं। ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी आप हो सकते हैं, कितने भी कर लो आप, ठीक है, कितने भी आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा अच्छा था। इसमें होगा क्या कि ज्यादातर बच्चे इसे आंसर कर रहे थे कि यहां सीधे सीधे गिरेगा इसलिए ये पहले पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, अच्छा रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूं, रफ करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन कल जो होमवर्क में था मैं फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्र। v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्र। फिर क्या कह रहा है ये, इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 दे रखा है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पूछा है यानी x इक्वल टू पूछा है, ये कहां होगा, कब, जब t इक्वल टू 1 हो जाएगा। और भी कुछ दिया है नहीं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। वो मैंने कल आपको हिंट भी दी थी। कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है। देखो v दे रखी है, a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, करके देखो dv अपॉन dt, ये चले जाएगा गायब, यहां बचेगा g, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2ft आ जाएगा। देखो t पे डिपेंडेंट हो गया। जब भी एक्सेलरेशन t पे या किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो जाए इसका मतलब यह है कि वो कांस्टेंट तो नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। अब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो फिर हम वो वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे जो लगातार इक्वेशन ऑफ मोशन के कर रहे थे। फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वेलोसिटी दे रखी है किसी पार्टिकल की विच इज डिपेंडेंट ऑन t, और दे रखा है कि पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू 1 पे पूछा है। ठीक है, तो देखो v को क्या लिख सकते हैं, v को लिखा जा सकता है dx अपॉन dt। अरे जब भी पोजीशन का डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें v मिलती है ना वेलोसिटी, तो मैंने बस वही लिखा है इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ये लिख दो, v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दिक्कत थी, इसे उल्टा लिखा है ना। अब क्या करेंगे, t इधर है, t को इधर ले जाओ, dx इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें चाहिए पोजीशन x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए x चाहिए हमें, इसलिए इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए होता तो हम डिफरेंशिएट करते। समझ रहे हैं बात को? हमें चाहिए पोजीशन, इसलिए इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी हमें। मैथ तो खूब अच्छे से पढ़ा है, जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है वो मैथ में तो महारत होते हैं भाई, फिजिक्स से ज्यादा मैथ जानते हैं। हालांकि हमारा मैथ कमजोर है, लेकिन फिर भी लिमिट्स कैसे लिखते हैं? लिमिट्स देखिए क्या दे रखा है, सारी लिमिट्स आपको यहीं से मिल जानी है। कैसे मिलेंगी? t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 पे x फाइंड करना है, t इक्वल टू 1 पे x बराबर x फाइंड करना है। ठीक है, अब बस इंटीग्रेट कर दो, विच इज वेरी इजी। dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लिखिए 0 टू x इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा v नॉट t प्लस इसका क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा एफ टी क्यू बाई 3। ठीक है, देखना आ रहा है नीचे से? ठीक है, अब इसके ऊपर लिख देते हैं क्योंकि फिर फ्रेम में नहीं आएगा। अब देखिए ये आ गया। अब लिमिट लिखो इसकी भी, लिमिट कितनी 0 टू 1, और लिमिट पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां तो रह जाएगा x, माइनस 0 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट लिखो अपर माइनस लोअर, जब जब लोअर लिखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, लोअर वाली लिमिट तो चली जाएगी पूरी 0, अपर लिमिट रखो v नॉट, t रखने पे 1 रखने पे 1 हो जाएगा, t रखने पे 1 हो जाएगा g बाई 2 प्लस g बाई 2, और देखो ये भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस f बाई 3। ये लो आपका आंसर आ गया। तो यानी t इक्वल टू 1 पे ये वाला जो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है वो यहां पहुंच जाएगा। समझ गए? सवाल बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा सवाल है। ये हर किसी से हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या देखना है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये इंटीग्रेशन आपने कैसे कर दिया, हम तो भूल गए कैसे करते थे। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, जब भी हमें इंटीग्रेट करना पड़े किसी भी क्वांटिटी का, मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है, लेकिन आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो वही देखो किया है, यहां t था, t में प्लस 1 जोड़ा, t स्क्वायर हो गए डिवाइड बाई 2, यहां 2 था प्लस 1 किया 3 हो गया डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अगर आप भूल चुके हैं तो इसे भी नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बंद करेंगे, फिर अगले अच्छे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से वीडियो को पॉज कर रहा हूं, मैं इसे रफ करूंगा, रफ करने में टाइम लगता है तो पॉज कर देता हूं, फिर से रिकंटिन्यू करेंगे। एक और क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं, वो है अच्छा उससे बोलने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। कुछ बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि सर ये पता नहीं चलता कब आप इंटीग्रेशन कर देते हो, कब डिफरेंशिएट कर देते हो, हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा, आप पता नहीं कब कर देते हो। तो उसके लिए एक छोटा सा एक थोड़ा सा सेशन और ले लेते हैं। वो ये है कि देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, पोजीशन है, पोजीशन दे रखी है, पोजीशन से आपको जाना है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन में। पोजीशन यानी स्थिति दे रखी है, हिंदी में बता देते हैं, स्थिति दे रखी है, वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है, और यहां पे है तुरंत। अब देखिए, जब भी आप पोजीशन से वेलोसिटी में जाएंगे या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे, जब भी पोजीशन से वेलोसिटी में जाएंगे तो क्या करेंगे, dx अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। वेलोसिटी के एक्सेलरेशन में जाएंगे तब भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है डिफरेंशिएट। अब उल्टा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है,
इंटीग्रेट लिख देता हूं मैं यहां पे। वेलोसिटी से पोजीशन में जाना है, फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया। अगर आप पोजीशन से वेलोसिटी में जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के अंदर जाना है तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसका भी विशेष ख्याल रखना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें जाना है वेलोसिटी में, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फिर से अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन थोड़ा पोजीशन में जाना है तो आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, कब ये वाली कंडीशन कब फॉलो करेंगे? गिवन कंडीशन क्या है? जब ए यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब ये वाली कंडीशंस फॉलो करनी है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है फिर तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ही, फिर तो इनकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझ में बात आ गई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपको याद रहने के लिए कि हाँ भाई कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, वो लिख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट is moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at the rate given by dv over dt equal to minus 2.5 under root v. Find the time taken to come to the rest. तो ये आपको होमवर्क है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? होमवर्क में दे रखा है कि dv over dt इक्वल टू माइनस 2.5 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स है, वी है क्या है? अंडर रूट वी। ठीक है, ये तो गिवन कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और इसकी स्पीड दे रखी है 6.25। 6.25 इसकी स्पीड है, कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, कम टू द रेस्ट। टाइम टेकन पूछ रहा है, टी पूछ रहा है कब? जब v इक्वल टू 0 हो जाए। तो लिमिट कैसे रखेंगे आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये और t इक्वल टू t पे v इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिमिट रखेंगे। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आप निकाल लेंगे टाइम। चलिए ये कर लीजिए आप। ठीक है, इसमें टाइम पूछा है ना, इंटीग्रेशन करके टाइम निकल आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, जो अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम है, डिक्टो। ठीक है, नहीं होगा तो हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे। आप करने की कोशिश करिए, कर लें तो इसे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए ताकि हमें पता चलता रहे कौन कौन बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं।